देखिए टाइम ट्रैवल करने के 2 मेथड्स हैं अगर आप देखें तो। बेसिकली टाइम ट्रैवल क्या होता है कि आपके लिए और किसी दूसरे पर्सन के लिए टाइम का पेस अलग-अलग है, ठीक है? तो एक तो होता है स्पेशल रिलेटिविटी के थ्रू टाइम ट्रैवल। उसमें ये है कि अगर एक ऑब्ज़र्वर बहुत ही फ़ास्ट मूव कर रहा है, जैसे कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर मान लीजिए बहुत फ़ास्ट मूव कर रहा है, तो उसके लिए टाइम का पेस कम हो जाएगा। तो जब वो पूरा ऐसा घूम के वापस आएगा तो हो सकता है फॉर हिम देयर इज़ वन डे बट आपके लिए कई ईयर्स बीत चुके हैं। सो ही हैज़ कम इन द फ्यूचर, ठीक है। देखिए जब हम पोल्स को न्यू करने की बात करते हैं तो बेसिकली ये है कि हम उसका टेम्परेचर जो है ड्रास्टिकली चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है। अगर हम वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर राइज़ होगा, ठीक है। वो एक आइडिया है जिससे वो चल रहा है। देयर आर अदर वेज़ ऑल्सो बट दिस इज़ वन ऑफ द वे। हेलो एवरीवन। आज का पॉडकास्ट एक स्पेशल पॉडकास्ट है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट है, ही इज अ पर्सन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ही इज एन आईआईटीएन, बट मच अबव दैट ही इज अ सेलिब्रेटेड इसरो साइंटिस्ट जिनका इंडिया के एस्टीम्ड स्पेस प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 में एक मेजर रोल था। आज हमने चंद्रयान 3 की तो बहुत सारी बातें की, बट हमने बहुत से साइंस फिक्शन फैंटेसी क्वेश्चंस, जैसे क्या आयरन मैन का सूट रियलिटी बन सकता है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स हकीकत में है, क्या एलियंस होते हैं, या फिर इज टाइम ट्रैवल रियली पॉसिबल। ऐसे कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आज हमने उनसे जवाब दिया। तो अगर आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो लेट्स डाइव इनटू टुडेस पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द हाई ऑन लाइफ शो। So, welcome Munish sir. Thank you so much for coming. सर, पहले तो आपकी पर्सनल जर्नी से हम शुरू करते हैं। ऐसा क्या मोटिवेशन रहा, ऐसी क्या या कुछ लाइफ इवेंट्स हुए जो आपको इसरो की तरफ ले गए? हाँ, तो एक्चुअली जब मैं 11th-12th में था तभी से मेरा फ़िज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था और क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी फ़िज़िक्स किया। एमएससी फ़िज़िक्स मैं थापी यूनिवर्सिटी से किया, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा और उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे जॉइन किया, वहाँ से एमएस फ़िज़िक्स किया। और जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था उस वक़्त इसरो में एक पोस्ट निकला था, ऑल ओवर इंडिया एक ही पोस्ट निकला था और उनको एमएससी फ़िज़िक्स चाहिए था। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और एमएससी मार्क्स के बेस पे उन्होंने इनिशियल स्क्रीनिंग किया जिसमें कि उन्होंने 300 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके बैंगलोर बुलाया और उनका रिटन एग्ज़ाम लिया। मैं उसके लिए गया और रिटन एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसका रिज़ल्ट निकाला जिसमें सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट हुए जिसमें मैं भी था। तो हमें दोबारा बैंगलोर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के बाद सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ मेरा एक सिलेक्शन हुआ एमएससी फ़िज़िक्स में। ये बात है 2018 की। तो तब मैंने इसरो सैटेलाइट सेंटर में फ्लाइट डायनामिक्स ग्रुप में एज़ अ साइंटिस्ट जॉइन किया। तो मेरा हमेशा से ही फिज़िक्स, स्पेस साइंस इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, तो इसरो का काम इज़ वेरी फुलफिलिंग टू मी, तो इसीलिए मैंने इसरो जॉइन किया। राइट, राइट सर। सर, टेडेक्स स्पीकर भी हो आप, ब्लॉगर भी हो, ऑथर भी हो, इसरो साइंटिस्ट भी हो। कैसे मैनेज करते हो सर इतना कुछ? तो अगर आप देखें इवन दो ये रोल्स दिखने में अलग हैं, लेकिन इन सब में जो अंडरलाइंग कनेक्शन है वो है फिज़िक्स और स्पेस साइंस। तो क्योंकि मेरा फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो चाहे वो ब्लॉग लिखना हो या ऑथरशिप हो या फिर टेड टॉक हो, कोई भी टॉक हो, तो सब में फिज़िक्स कॉमन है, सब में स्पेस साइंस और मुझे उसके बारे में बात करने में मज़ा आता है, स्पेस के बारे में बात करने में मज़ा आता है। तो इसीलिए आउट ऑफ माय पैशन आई एम एबल टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। सर अब ना इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। पूरे इंडिया का एड्रेनलिन हाई हो गया था जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था। तो सर कुछ ना उसका ओवरव्यू दे दो हमें, लाइक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस मिशन के, थोड़ा उसके बारे में एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। तो बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन जो था उसका मेन पर्पस था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल। तो उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था और एक लैंडर मॉड्यूल था। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल मून के अबाउट रोटेट करेगा और जो लैंडर मॉड्यूल है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। पहले बात तो ये टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप मून के साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं। अब तक कोई भी कंट्री मून के साउथ पोल पे लैंड नहीं किया है
और उसके बाद उसमें एक रोवर भी था जिसका काम था कि वो मून का जो साउथ पोल है उसका एलिमेंटल स्ट्रक्चर स्टडी करे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, उस क्या क्या मिनरल्स मौजूद हैं उसका स्टडी करे, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मून पे जाएं और वहाँ पे कॉलोनीज बसाएं, तो उसलिए हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो वो इस मिशन का मेन गोल था। और इसके अलावा जो ऑर्बिटर है उसमें भी एक पेलोड है शेप के नाम से, जो कि मून पे जाके अर्थ को देखेगा। अभी आप देखिए कि हम लोग मून पे जा रहे हैं लेकिन देख अर्थ को रहे हैं, तो उसका पर्पज़ ये है कि वो मून की दूरी से अर्थ को देख के ये पता करेगा कि क्या हम अर्थ पे लाइफ के सिग्नेचर्स देख सकते हैं। अब हमें पता है अर्थ पे लाइफ है, तो जो सिग्नेचर्स शेप पेलोड ऑब्जर्व करेगा वो चीज़ हम जब किसी एक्सो प्लैनेट को देखेंगे वही सेम चीज़ ढूंढ के हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं। तो ये पर्पज़ था शेप पेलोड का, जो कि ऑर्बिटर के ऊपर था। और लैंडर के ऊपर बहुत सारे पेलोड हैं जो लूनर सॉइल को स्टडी करेंगे, टेम्परेचर्स को स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो ये सब पर्पज़ था चंद्रयान 3 का। सर एज अ नेव अगर हम देखते हैं तो हमें इतना डिफरेंस नहीं पता लगता। मून तो मून है हमारे लिए, वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, वो कोई टेक्निकली अगर कोई देखता तो उसे पता लगता। थोड़ा बता सकते हो कितना डिफिकल्ट है ये साउथ पोल पे? हाँ, तो साउथ पोल पे लैंडिंग डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसका टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे बहुत सारी हिल्स है, वैलीज़ है। तो वैसे भी मून पे लैंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन साउथ पोल पे देयर आर इवन मोर चैलेंजेस। और लेकिन हम साउथ पोल पे लैंडिंग करने के लिए मोटिवेटेड थे बिकॉज़ वहाँ पे इट इज़ स्पेकुलेटेड कि वहाँ पे वाटर है इन द फ्रोज़न फॉर्म। ठीक है, तो बाकी जगह पे भी हमें वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, बट साउथ पोल पे वाटर के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो फ्रोज़न फॉर्म में है, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। उसके अलावा वहाँ पे मिनरल्स होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और वो थोड़ा-सा डिस्कवर्ड एरिया है, तो वो भी एक रीज़न है कि हम साउथ पोल पे लैंड करना चाहते थे। ओके। तो सर एक ये कहते हैं लाइक जब हमारा रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके बाद वो ट्रेजेक्टरी बनाकर लैंड हुआ है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, 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 तो ऐसा नहीं है। पहले जो हमारा ऑर्बिटर और लैंडर है, वो दोनों कंबाइन एक कॉम्पोजिट मॉड्यूल में थे। उन्होंने मून के अराउंड काफ़ी ऑर्बिट्स किए और फिर हमने वो टाइम एग्ज़ैक्ट देखा जब उन दोनों को सेपरेट करना है, और वो जो टाइम था वो उससे थोड़ा-सा ही पहले था जब उसको लैंड करना है। तो उस टाइम पे वो दोनों सेपरेट आउट हुए। उसके बाद जो लैंडर था वो रोटेट हुआ फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल टू अ वर्टिकल पोजीशन। उसके बाद वो सॉफ्ट लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। सर पहले तो हम अपनी ऑडियंस को ना एक बारी क्लियर कर दें, सबसे बेसिक टर्म ये ऑर्बिटर क्या है और लैंडर किसे बोलते हैं हम? ओके, तो बेसिकली ऑर्बिटर जैसे नाम में ही है, तो वो कंपोनेंट होगा स्पेसक्राफ्ट का जो कि ऑर्बिट करता रहेगा अराउंड द मून। वो लैंड नहीं करेगा, इट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग। वो वहाँ से कुछ ऑब्जर्व करेगा बट इट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग। जैसे चंद्रयान 2 में भी एक ऑर्बिटर था, उसमें बहुत सारे पेलोड्स थे, तो उनका काम था कि वो मून को ऑर्बिट करता रहे और उसकी पिक्चर्स लेता रहे और उससे साइंटिफिक चीज़ें लेता रहे फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जो लैंडर है वो लैंड होगा और लैंड होने के बाद फिर वो वहाँ का स्टडी करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑर्बिटर एंड लैंडर। और सर पेलोड किसे बोलते हैं हम? पेलोड मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो स्पेक्ट्रोमीटर है, चाहे वो कोई टेलीस्कोप है, मतलब जिससे हम एक साइंटिफिक इक्विपमेंट जिससे कि हम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। चाहे वो इनसाइड द लाइक सरफेस हो मून के ना, चाहे वो ड्रिल हाँ, चाहे वो ड्रिल करके मून की सॉइल में कुछ डिस्कवर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पेलोड। सर हमने ना काफी पढ़ा लाइक जब खबरें आई थी मुनीश गुप्ता इन कोर टीम हैविंग मेजर कंट्रीब्यूशन इन चंद्रयान 3, आपका क्या कंट्रीब्यूशन? तो मेरे 2 कंट्रीब्यूशंस थे, एक मेरा ऑर्बिट में कंट्रीब्यूशन था और एक ओरिएंटेशन में कंट्रीब्यूशन था। अब देखिए जो सैटेलाइट के लिए ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन का एनर्जी, और सन का एनर्जी लेने के लिए सनलाइट जो है वो सोलर पैनल्स पे पड़नी चाहिए। उसके लिए सैटेलाइट का ओरिएंटेशन इतना ऑप्टिमल होना चाहिए कि वो किसी भी फेज़ में है। जैसे आप देखिए सैटेलाइट भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, सन, मून सब कुछ मूव कर रहा है। तो इवन दो ये सब मूव कर रहे हैं, हर फेज़ में सैटेलाइट का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर मैक्सिमम सनलाइट पड़े जिससे कि एनर्जी जनरेट हो। तो मेरा काम था कि मैं सैटेलाइट को वो ऑप्टिमल ओरिएंटेशन दूँ ड्यूरिंग एवरी फेज़ जिससे कि वो मैक्सिमम सनलाइट ले सके और पावर जनरेट कर सके। दिस वाज वन। उसके अलावा ऑर्बिट अब देखिए जो चंद्रयान 3 है उसने काफ़ी ऑर्बिट्स की है अर्थ के और फिर मून के। वो ऑर्बिट डिसाइड करने में मेरा काफ़ी रोल था, और जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो होती है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर वो भी डिसाइड करने में मेरा काफ़ी रोल था।
तो मेरी ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन थे चंद्रयान-3 में। तो ये तो सर काफी लाइक हमारे लिए तो इमेजिनरी है भाई, कैसे वो मूव होता है। मेरे लिए तो सर काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। सर अब ना हम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं पॉडकास्ट को। ऑडियंस के पास ना मतलब हमने अपने सर्वे में देखा है ऐसे बहुत सवाल हैं स्पेस टाइम को लेके, मार्स को लेके, इलॉन मस्क क्या क्या करता रहता है, क्या क्या क्लेम करता रहता है उसे लेके। तो आज हम ऑडियंस के बिहाफ पे इसरो साइंटिस्ट से उनका ओपिनियन जानेंगे सारी हॉट टॉपिक्स पे। ठीक है। तो क्या कहते हो सर, अब ये इलॉन मस्क करेगा मार्स का काम, हो जाएगा ये? तो इलॉन मस्क जो है उसका मेन गोल क्या है कि वो उन चीज़ों को करना चाहता है जो लोगों के लिए चैलेंजिंग है। चाहे वो स्पेस ट्रैवल हो गया, स्पेस टूरिज़्म हो गया, मार्स पे कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश करना हो गया। तो वो एक लॉन्ग विज़न के साथ चल रहा है जिसमें कि वो इन सब चैलेंजेस को पहले ओवरकम करना चाहता है आउट ऑफ पैशन और फिर उनसे बिज़नेसेस बिल्ड करना चाहता है। तो विज़न उसका काफ़ी अच्छा है एंड ही इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑन इट एंड मे बी ही विल बी एबल टू डू इट। तो सर क्या लगता है आपको, ये इलॉन मस्क है, ये मार्स का जो मिशन या जो जो भी क्लेम करता है वहाँ लाइफ है, हम वहाँ जाके कॉलोनीज बसाएंगे, एज एन इसरो साइंटिस्ट आपको लगता है सब पॉसिबल है? देखिए मार्स का जो अगर आप सरफेस देखें तो मार्स का इन्वायरमेंट काफ़ी मुश्किल है टू सस्टेन लाइफ। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो -125 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, जो कि बहुत कोल्ड है जिसमें लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसके अलावा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, तो उसकी वजह से क्या है जो सन का हार्मफुल रेडिएशन है वो उससे हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो लाइफ मार्स पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इवन दो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ साल पहले, कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ पे लाइफ थी, वहाँ पे वाटर था, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे वैलीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें लगता है कि किसी टाइम पे उनमें वाटर था। लेकिन अब वो वाटर नहीं है, हो सकता है वो एक फ्रोज़न फॉर्म में सब सरफेस लेवल में हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माइक्रोब्स हों जो कि सब सरफेस लेवल में अभी भी हों, क्योंकि हमें मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन मिला है जो कि एक बाय प्रोडक्ट होता है बहुत सारे माइक्रोब्स का। तो मार्स पे सिग्नेचर्स हैं लेकिन क्लियर कट सिग्नेचर्स नहीं हैं। तो अभी मार्स पे लाइफ है या नहीं हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमें लाइफ बनाना है तो हमें वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ रहे। और वही एलोन मस्क का लॉन्ग टर्म गोल है कि जिसमें कि वो ऐसी बिल्डिंग्स मार्स पे बनाए जिसमें कि सब लाइफ सपोर्ट का जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है वो सब उन बिल्डिंग्स में ही हो। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। तो सर मार्स पे सेटलमेंट से पहले हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑन अ कमर्शियल लेवल, मान लो हमने वहाँ कॉलोनी बसानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, स्पेसशिप कैसे बनेगी जो अर्थ से, मान लो 50 बंदों को अर्थ से मार्स लेके जाएगी? हाँ, तो हमें पहले तो एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट चाहिए, ठीक है? जो कि जो स्पेसक्राफ्ट है, उसको बहुत ही हाई ऑर्बिट में इंजेक्ट कर सके, ठीक है? उससे क्या होगा कि हम मार्स के बहुत करीब पहुँच जाएँगे बहुत जल्दी, ठीक है? अगर आप इसरो के मिशन देखें, तो जनरली हम एक लेस पावरफुल रॉकेट यूज़ करते हैं और सैटेलाइट को हम अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिट में डालते हैं। उसके बाद हम उसको बहुत सारी फायरिंग्स देते हैं, पेरिजी फायरिंग्स देते हैं और धीरे-धीरे उसका ऑर्बिट इंक्रीज़ करके उसको मून या मार्स तक लेके जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर ह्यूमन्स हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम उनको फ़ास्ट पहुँचाएँ। तो उसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट यूज़ करेंगे, जिससे कि बहुत जल्दी हम लोग मार्स के ऑर्बिट के पास पहुँच जाएँ। फिर वहाँ से सैटेलाइट को हम इजेक्ट करेंगे। फिर हमें और कई मैनूवर्स देने पड़ेंगे जिससे कि वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसको हम धीरे-धीरे मार्स की तरफ लेके जाएँ और फाइनली हम मार्स पे लैंड करें। उसके बाद भी जैसे आपने ये ऑर्बिटर और लैंडर का देखा, तो अगर हम उनको वापस लाना चाहते हैं कुछ दिन के बाद, तो हम ये सोचेंगे कि ऑर्बिटर मार्स को घूमता रहे और लैंडर अलग होके मार्स पे लैंड हो, जिससे लोग बाहर आएँ और बाद में जो वो ऑर्बिटर है वो दोबारा से लैंडर है वो ऊपर जाके ऑर्बिटर से अटैच हो और फिर वो वापस आए। तो इट्स अ चैलेंजिंग प्रोसेस बट पीपल आर वर्किंग ऑन इट। ओके सर। तो सर ये ना जैसे बाकी कंट्रीज भी स्पेस प्रोग्राम्स हैं, उनके जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है एयरक्राफ्ट और व्हीकल से रॉकेट, तो वो हमारे कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है।
हम कैसे कर पाते हैं इतने कम पैसे में? मे बी ऑफ चंद्रयान 3 में हमें 750 करोड़ का था शायद अराउंड, है ना? तो बाकी तो अबव आई डोंट नो, पर काफ़ी डबल या ट्रिपल होती है उनकी कॉस्टिंग। तो हाँ, मैं वही बता रहा था कि देखिए इंडिया के इसरो के मिशन सस्ते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अलग अप्रोच फ़ॉलो करते हैं। अगर आप नासा या ईसा का देखें तो वो एक बहुत ही पावरफुल बड़ा रॉकेट यूज़ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेंगे। अब जो बहुत बड़ा रॉकेट होगा वो बहुत कॉस्टली होगा और बहुत ज़्यादा जो फ्यूल है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसरो के पास क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमें बेसिकली इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल को एक बजट पे करना है। तो हम उस वे में सोचते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हम लोग नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि हम रैपिड पेरिजी फायरिंग्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम एक छोटा रॉकेट यूज़ करते हैं, फ्यूल भी कम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम सैटेलाइट को जस्ट एक हाई इनफ ऑर्बिट में डाल दें अर्थ के अराउंड। उसके बाद जब भी सैटेलाइट पेरिजी पे आता है हम एक फायरिंग देते हैं। पेरिजी पे फायरिंग देने से क्या है कि हम उसका ऑर्बिट इंक्रीज़ कर सकते हैं मिनिमम फ्यूल को यूज़ किए। तो जब भी हम पेरिजी पे फायरिंग देते हैं तो सैटेलाइट का एपोजी बढ़ जाता है। तो बेसिकली उसका ऑर्बिट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम रैपिड फायरिंग्स देते रहते हैं और फाइनली वो जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिट इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो मार्स या मून जिसको भी हम कैप्चर करना चाह रहे हैं उसके पास पहुंच जाता है। वहां जाके फिर हम एक रिवर्स फायरिंग देते हैं जिससे कि उसका स्पीड कम हो जाए और जो प्लैनेट का ग्रेविटी है जैसे मून का ग्रेविटी है या मार्स का ग्रेविटी है उसको कैप्चर कर ले। तो इस तरीके से हमारी टेक्निक काफ़ी अलग रहती है। इस टेक्निक में टाइम ज़्यादा लगता है, हमें 40 डेज़ लगे चंद्रयान 3 को पहुंचाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैनूवर्स को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है, बहुत एक्यूरेटली मैनूवर्स देने पड़ते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो क्योंकि हमारे पास मनी कंस्ट्रेंट्स हैं तो हम इस तरीके से मिशन को करते हैं जिससे कि मिशन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन नासा और ईसा के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो ये रिस्क नहीं लेते हैं कि हम कोई मैनूवर गलती कर ले। तो क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है वो एक एक्सपेंसिव अप्रोच को यूज़ करके डायरेक्ट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हुई हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम में। वो हमारे थ्रू हमारे अपने रॉकेट्स सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं। सिंगापुर ने भी किया, मैं भी। तो सर उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? कैसे देखते हो आप? देखिए हमारा इसरो का ख़ास बात ये है कि हम मिशंस को बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में करते हैं। हम जो रॉकेट्स बिल्ड करते हैं, जो लॉन्चेस करते हैं, जो सैटेलाइट का ट्रैकिंग करते हैं, वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव इकोनॉमिकल वे में करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं अब इसरो के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और इसरो के साथ अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री और अभी और कंट्रीज़ आएँगे जैसे हमारे और मिशन सक्सेस होंगे तो more collaboration we'll get from the international players and this will continue to grow. तो सर हम ना अभी एक ना मिथ्स एंड फैक्ट्स के सेगमेंट में आते हैं। तो सर यूजुअली क्या होता है, ये क्या मिथ है जनरल पब्लिक में, भाई जब लूनर एक्लिप्स होता है हमें देखना नहीं होता उसे, तो उससे विजुअली इम्पेयर्ड भी हो सकते हो आप। नहीं, नहीं, ये गलत है, ये एक मिथ है। एक्चुअल में सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए हमें आई गियर चाहिए, लेकिन अगर हम लूनर इक्लिप्स को देखना चाहते हैं तो हमें कोई स्पेशल आई गियर नहीं चाहिए। लूनर इक्लिप्स इज़ कंप्लीटली सेफ टू सी। तो उ उस बेसिकली वो क्या है कि अर्थ जो है बिटवीन द मून एंड सन अर्थ हैज़ कम, तो उसका शैडो मून पे पड़ रहा है जिस वजह से वी आर नॉट एबल टू सी। सो इट्स जस्ट एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी आईज़ को हर्ट करे। तो वी कैन सी अ लूनर इक्लिप्स विदाउट एनी आई गियर, जस्ट विद नेकेड आईज़। ओके। तो सर एक और फैक्ट है, मे बी मिथ है, आप बताइए। लाइक जब अगर कोई स्पेस में जाता है विदाउट स्पेस सूट, ही और शी विल एक्सप्लोड इन द स्पेस। नहीं, ये भी मिथ है। तो बेसिकली ये मिथ कहाँ से आया? ये साइंस फिक्शन मूवीज़ से आया है। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अलग-अलग लिक्विड्स हैं, चीज़ें हैं, उनका एक प्रेशर है और क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो दोनों एक-दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो उस वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर के लिक्विड्स हैं और जो भी गैसेज़ हैं, दे विल एक्सपैंड। बट हम एकदम से ऐसे एक्सप्लोड नहीं होंगे। वो एक्सपैंड करेंगे, हमारे टिश्यूज़ डैमेज होंगे, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे, उससे डेथ हो जाएगा। लेकिन इट विल नॉट बी लाइक अ ब्लास्ट, इट विल नॉट बी लाइक एन एक्सप्लोजन। उसके अलावा स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाने के और भी कई रिस्क हैं। पहली बात तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? और वहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत हाई हो सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बिना स्पेस सूट के वी कैन नॉट सर्वाइव इन स्पेस, बट वी विल नॉट एक्सप्लोड। सर मार्स की जब हम बात कर रहे थे तो मुझे जितना समझ आया मेजर इशू है वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत लो है। एक सर मैंने कहीं सुना था किसी पॉडकास्ट में इलॉन मस्क को पूछा गया था कि इस चैलेंज को आप कैसे ओवरकम करोगे, तो उसने कहा था सबसे फास्टेस्ट तरीका है हम पोल्स को न्यूक कर दें। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बारे में सर क्या विचार है आपका?
देखिए जब हम पोल्स को न्यू करने की बात करते हैं तो बेसिकली ये है कि हम उसका टेम्परेचर जो है ड्रास्टिकली चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है। अगर हम वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर राइज़ होगा। ठीक है, वो एक आइडिया है जिससे वो चल रहा है। देयर आर अदर वेज़ ऑल्सो, बट दिस इज़ वन ऑफ द वे। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स इनिशिएटिव है वो वर्ल्ड में सबसे तेज काम करता है और सबसे ज़्यादा मतलब इस तरीके के मिशंस वो करना चाहता है जो कोई सोचता भी नहीं है। देखिए स्पेसएक्स के पास एक अच्छी चीज़ क्या है कि वो आंसरेबल नहीं है। अगर हम्म, आप इसरो या कोई दूसरी स्पेस एजेंसी को देखें जो कि गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, तो इट इज़ यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी। तो वो कोई भी अगर मिशन कर रहे हैं दे हैव टू बी आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन एलन मस्क का क्या है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ पैशन ये सब करने के लिए। तो उसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि पैसे फेंको और देखो क्या होता है, मज़े लो। तो उसका बेसिकली वही एजेंडा है। तो इसीलिए इवन इफ ही हैज़ 5 फेलियर्स और उसके बाद एक सक्सेस हो जाए, तब भी ही डांसेस कि कर दिया मैंने तो। तो उसका हम्म, अप्रोच ही अलग है। तो सिंस उसको कोई डर नहीं है, ही इज़ स्पेंडिंग हिज़ ओन मनी एंड ही इज़ पैशनेट अबाउट दिस, ही इज़ डूइंग दिस। तो इट्स अ सेपरेट केस ऑलटुगेदर। सर जब हम ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स की बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 ले लेते हैं हम, मेजर एक्सपेंस क्या होता है, सबसे टॉप सबसे महंगा क्या होता है? सबसे महँगा रॉकेट होता है। हम्म, रॉकेट और उसका फ्यूल। जैसे मैंने हम्म, पहले बताया, रॉकेट और उसका फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद हम कुछ ग्राउंड स्टेशंस हमारे हैं, लेकिन अगर हम कुछ ग्राउंड स्टेशंस किसी फॉरेन एजेंसी के यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू पे देम, वो भी अच्छा, एक एक्सपेंस है। कुछ एक्सपेंस जाता है पेलोड डिज़ाइन करने में, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम्म। तो देयर आर मल्टीपल पेलोड मल्टीपल एक्सपेंसेस, बट जो मेन है दैट इज़ रॉकेट एंड द फ्यूल। काफी ज्यादा मूवीज हैं ब्लैक होल के ऊपर। तो वो पहले तो ब्लैक होल मुझे बता दीजिए, क्या है ब्लैक होल? तो बेसिकली क्या है, ब्लैक होल में क्या होता है कि बहुत सारा मास एक बहुत ही कम जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ब्लैक होल बेसिकली एक स्टार की लाइफ का एंड फेज़ है। अगर आप एक स्टार देखें तो वो बहुत ही मैसिव होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन विद इन इट्स ओन ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी वो धीरे धीरे श्रिंक करता है। श्रिंक करते करते फाइनली क्या होता है, बहुत ही कम वॉल्यूम में वो सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है। तो दैट फॉर्म्स अ ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के सेंटर में देखें तो इट्स लाइक इमेंस डेंसिटी और उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और उसके अराउंड एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो अगर कोई भी चीज़ एक बार इवेंट होराइजन में चली गई, चाहे वो लाइट है या कोई भी दूसरी बॉडी है, इट कैन नॉट एस्केप इट। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। सो दैट इज बेसिकली व्हाट अ ब्लैक होल इज। ओके। तो एस्ट्रोनॉमर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं भाई वहां पर ब्लैक होल है? तो उसके कई मेथड्स हैं। पहला तो स्टार्स के मूवमेंट्स हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई स्टार किसी इनविजिबल बॉडी को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ तो है बहुत ही मासिव जो उसको रोटेट करवा रहा है। जनरली वो एक ब्लैक होल होता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है तो एक मैसिव बॉडी जो उससे ज़्यादा मैसिव हो वही उसको रोटेट कर सकती है। और स्टार से मैसिव वी ओनली हैव ब्लैक होल्स। तो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे एक ब्लैक होल हो दैट इज़ कॉजिंग द स्टार टू ऑर्बिट इट। तो वो एक तरीका है स्टार्स का मूवमेंट देख के। उसके अलावा जब भी कोई मैटर ब्लैक होल में जाता है तो कुछ एक्स-रेज़ एमिट होती हैं और वो जो एक्स-रेज़ हैं वो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स दे डिटेक्टेड, वो भी एक मेथड है। उसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स भी एक मेथड है। जब भी 2 ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज़ होती हैं और वो वेव्स को लाइगो और वर्गो जैसे डिटेक्टर्स हैं वर्ल्ड में जो कि डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से भी हमें ब्लैक होल्स का पता चलता है। हम्म। बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज में वार्म होल दिखाया जाता है, जो इट इज अ लाइक गेटवे टू अनदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो क्या सच है? क्या इंटरस्टेलर मूवी है जो हमारी, तो वो उसमें कुछ सच्चाई है? तो अगर आप वर्म होल देखें तो वर्म होल क्या है, बेसिकली अगर आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम को वो इक्वल फुटिंग पे रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम इज़ अ डायमेंशन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। तो स्पेस एंड टाइम फॉर्म्स अ 4 डायमेंशनल स्पेस। तो अगर हम उसको एक शीट की तरह देखें और उसके ऊपर हम कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हैं तो इट विल कॉज अ डिप्रेशन। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट इज़ व्हाट कॉजेज ग्रेविटी। अभी मान लीजिए वो जो शीट है वो बहुत ही एक लंबी शीट है और उसमें एक फोल्ड है और फाइनली दोबारा से हमारे पास एक ओवरलैप है बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द शीट। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे मैं इससे एक्सप्लेन करूँ। यस। जैसे कि मैं अगर इससे एक्सप्लेन करता हूँ तो आप देखिए कि या ये एक शीट है तो ये एक तो मेथड है कि हम ऐसे करके ऐसे जाएँ नीचे, अगर हमें इसके बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है। दूसरा मेथड ये है कि अगर यहाँ पे एक होल है और दूसरी तरफ भी एक होल है तो वी कैन जस्ट गो फ्रॉम हियर एंड रीच हियर।
तो दैट इज़ व्हाट वर्म होल इज़। तो स्पेस टाइम में जो कन्वेंशनल वे है ट्रैवल करने का वो ऐसा है जैसे कि हम किसी स्पेसशिप से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इफ़ वी फाइंड अ वर्म होल जिसके थ्रू इट्स लाइक अ गेटवे टू अनदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इट इज अ टाइप ऑफ लीकेज। लीकेज काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं इन द स्पेस टाइम फैब्रिक, ठीक है, जो कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में कोई भी अगर होल है तो दैट इज लाइक अ वर्म होल। ये अभी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आया है आइंस्टाइन की थ्योरी से, रिलेटिविटी थ्योरी से, बट देर इज नो एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर दिस। अभी तक इसका कुछ डिटेक्शन अभी नहीं हुआ है। ओके, तो अभी ये भी कुछ साइंटिफिकली प्रूवन कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इट इज लाइक अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सर, टाइम और स्पेस की जब हम बात करते हैं अक्सर सुनने में आता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करके जाते हैं वो उनका एजिंग फैक्टर अलग होता है वर्सेस अर्थ के। तो वो क्या चीज़ है सर? मतलब स्पेस में अगर बंदा ट्रैवल कर रहा है वो अलग उसका स्पीड होगा एजिंग का। हाँ, तो होता ये है कि जब कोई स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो होता ये है कि दो तरीके से टाइम का डायलेशन होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल और एक बिकॉज ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो मान लीजिए दो ऑब्जर्वर्स हैं और एक बहुत ही फास्ट जा रहा है, ठीक है, जैसे आपने बात किया एक एस्ट्रोनॉमर की, एस्ट्रोनॉट की, तो मान लीजिए वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है जो कि लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में है, तो उसके लिए जो टाइम का पेस है वो कम हो जाएगा। तो जो उसके लिए 1 घंटा है, मान लीजिए वो हमारे लिए 1 साल हो सकता है, ठीक है? इतना टाइम का जो पेस है उसके लिए कम हो जाएगा, हमारे लिए टाइम फ़ास्ट है, उसके लिए कम है क्योंकि उसका स्पीड इज़ क्लोज़ टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए वो स्पेस में पूरा ऐसा 1-2 घंटे घूम के आता है और तब तक अर्थ पे कई साल बीत चुके हैं, मान लीजिए 10 साल बीत चुके हैं। तो ही हैज़ लाइक टाइम ट्रैवल्ड। तो व्हेन ही विल कम हियर एवरीबॉडी हैज़ एज्ड बट ही इज़ यंग ओनली, क्योंकि टाइम हैज़ स्लोड डाउन फॉर हिम। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। सर, 2-3 ना माइंड में नेट इंटरनेट पे भी बड़ा हॉट होते हैं और अब हम एक ऑडियंस के लिए हम साइंटिस्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे फिक्शन मूवीज के कि ये वाकई असली में है पॉसिबल कि नहीं। सर, मार्वल की मूवीज हम सबको पता है, आयरन मैन एंड ऑल वगैरह। तो सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो सूट है पॉसिबल रियलिटी में आयरन मैन का? वो जो वो बीच में लगाता है वो अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स, वो कभी बनेगा? हाँ, तो देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की बातें होती हैं। डार्क मैटर एक चीज़ है, न्यूक्लियर एनर्जी एक चीज़ है। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी देखें तो बहुत थोड़ा-सा न्यूक्लियर मैटर से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं। बट उसको कंटेन करके एक सूट को एनर्जाइज़ करना, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। बट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। इट्स पॉसिबल अगर उस पे ज़्यादा रिसर्च की जाए कि हम एनर्जी को कंटेन करके वी कैन पावर अ वेरी पावरफुल सूट विद दैट मटीरियल। तो currently it is not there, but it is possible, theoretically it's possible। अच्छा, ये तो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है हमारे लिए, तो यही बहुत अच्छी बात है। देखिए फिजिक्स में अगर आप साइंस फिक्शन देखें तो साइंस फिक्शन कहाँ से आता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई थियरी दी, अब वो जो थियरी है वो उसके कई आगे कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाली बैठे हैं जो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं अगर ये है तो ये भी तो हो सकता है, ये है तो ये भी हो सकता है। अभी जो हो सकता है उसका प्रूफ नहीं है, बट ये है कि वो हो तो सकता है, ऐसा भी नहीं है, ना होने का भी प्रूफ नहीं है। तो वो जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज किसी भी थियरी से निकलती हैं उसी से मिलके साइंस फिक्शन बनता है। तो इट्स लाइक अ विजन ऑन व्हाट इज करंटली देयर, इट इज लाइक दैट। एक सर और बड़ा हॉट क्वेश्चन है, ये फिल्म्स में भी मार्वल किया है, प्लस जहाँ तक मेरी नॉलेज है हमारे वेदास में भी कहीं कहीं मल्टीवर्स की बात लिखी हुई है, पैरेलल यूनिवर्सेस। आप करते हो सर उसमें बिलीव कि वो है? तो देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ थियरी से ही चीज़ें निकल के आती हैं। तो अगर आप क्वांटम फिजिक्स देखें, ठीक है, या स्ट्रिंग थियरी देखें, तो वहाँ से कुछ ऐसे हिंट्स आते हैं जिससे हमें लगता है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं या एक ही यूनिवर्स के मिरर इमेजेस पॉसिबल हैं। तो इस थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल, थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि जैसे हम एक यूनिवर्स में हैं उस तरीके से और कई यूनिवर्सेस हैं जिसमें कि चीज़ें अलग हैं, ठीक है। जैसे हमारा अगर आप यूनिवर्स देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है। लेकिन एक दूसरा यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन है और प्रोटॉन की जगह उसका एंटी प्रोटॉन है, ठीक है। तब रोल रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में
एक मिनट, बीच में पॉजिट्रॉन रहेगा और जो एंटी प्रोटॉन है इट विल रोटेट, तो इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। तो इस तरीके से इट्स पॉसिबल, मतलब साइंटिफिकली थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन अभी इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसको यूज़ किया जाता है साइंस फिक्शन और उन जैसी चीज़ों में। तो सर एक और माइंड में क्वेश्चन है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि टाइम ट्रेवल किसी मशीन में बैठ गए हम, जब मन करा आगे चले गए टाइम में, जब मन करा पीछे चले गए, ऐसा कुछ आएगा फ्यूचर में? देखिए, टाइम ट्रैवल करने के 2 मेथड्स हैं अगर आप देखें तो। बेसिकली टाइम ट्रैवल क्या होता है कि आपके लिए और किसी दूसरे पर्सन के लिए टाइम का पेस अलग-अलग है, ठीक है? तो एक तो होता है स्पेशल रिलेटिविटी के थ्रू टाइम ट्रैवल। उसमें ये है कि अगर एक ऑब्जर्वर बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, जैसे कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर मान लीजिए बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो उसके लिए टाइम का पेस कम हो जाएगा। तो जब वो पूरा ऐसा घूम के वापस आएगा तो हो सकता है फॉर हिम देयर इज़ 1 डे, बट आपके लिए कई ईयर्स बीत चुके हैं। सो ही हैज़ कम इन द फ्यूचर, ठीक है? और ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे-जैसे वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगा, टाइम का पेस कम होता रहेगा, और जैसे ही वो लाइट की एग्ज़ैक्ट स्पीड पे आएगा तो टाइम विल स्टैंड स्टिल, और उससे अगर वो फास्ट जाएगा देन टाइम विल मूव बैकवर्ड्स। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल टाइम ट्रैवल। वो होता है आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। वो ये बोलता है कि जब आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के बहुत करीब हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम का पेस कम हो जाएगा। तो मान लीजिए आप एक ब्लैक होल के बहुत करीब हैं, तो आप वहाँ पे 1 घंटा लगा के आ गए, तो हो सकता है अर्थ पे 7 साल बीत गए हों, जो आपने इंटरस्टेलर में भी देखा था। उसका रीज़न यही है कि आप एक बहुत ही मैसिव चीज़ के पास में हैं, तो आपके लिए टाइम का पेस कम हो चुका है, और दूसरों के लिए टाइम का पेस उतना ही है या फास्ट है। तो होगा क्या कि वहाँ पे 7 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आपके लिए 1 आवर ही हुआ है। तो ये हमने इंटरस्टेलर में भी देखा, इट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल टाइम ट्रैवल। तो ये 2 तरह का टाइम ट्रैवल है, बट ये दोनों थ्योरेटिकल हैं। हाँ, मतलब थ्योरेटिकल इन द सेंस हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे या नहीं, वो थ्योरेटिकल है। बट दीज़ आर वेरी मच रियल। अगर आप सैटेलाइट्स भी देखें, जो इसरो के सैटेलाइट्स होते हैं या दूसरे कंट्रीज़ के, अभी मान लीजिए वो अर्थ से कुछ हाइट पे दे आर रोटेटिंग, तो और हम अर्थ के पास में हैं, तो हम ग्रेविटेशनल बॉडी के करीब हैं और सैटेलाइट ग्रेविटेशनल बॉडी से काफ़ी दूर है। तो हमारे लिए और सैटेलाइट के लिए भी टाइम का पेस अलग है। टाइम का पेस उनके लिए जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि हम अर्थ के पास हैं, हम ग्रेविटी के पास हैं, तो हमारे लिए टाइम का पेस कम है, और क्योंकि वो ग्रेविटी से दूर है तो उनके लिए टाइम का पेस फास्ट है, तो हमारी क्लॉक सिंक्रोनाइज़्ड नहीं है। तो हमें सिंक्रोनाइज़ेशन करना पड़ता है सैटेलाइट्स में। तो इट्स अ रियल इफ़ेक्ट जो कि हम, और इवन अगर वो फास्ट भी मूव कर रहे हैं तो वो भी हमें स्पीड में वो लगाना पड़ता है कैलकुलेशन। तो इट्स अ वेरी मच रियल कॉन्सेप्ट। इसको हम एप्लीकेशंस में भी लगाते हैं, बट क्या हम इसका यूज़ करके टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, दैट इज़ स्टिल टू बी सीन, और उसके लिए टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप नहीं है। सर ये किसके अंडर आता है? जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि मतलब हमने एक डेट फीड की, एंटर दबाया और वहां पहुंच गए। तो बेसिकली इतना इजी बनाने के लिए मशीन हैज़ टू वेरी सोफेस्टिकेटेड, जिसमें कि ये सारी कैलकुलेशंस हों, टाइम की, स्पीड की, ग्रेविटी की, और वो उन चीज़ों का यूज़ करके इट कैन डू इट। मे बी टाइम ट्रैवल जब होगा देन दिस काइंड ऑफ मशीन्स विल कम अप, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ये सिर्फ थियरीज हैं और इनको प्रैक्टिकली यूज़ करना अभी उतना पॉसिबल नहीं है। सर जैसे कई पॉडकास्ट में फॉरेन के वहाँ पे सुना गया कि जैसे आपने इफेक्ट बताया कि एस्ट्रोनॉट जब जाता है वो तेज होता है हमारे से, मतलब एक तरीके से वो फ्यूचर में चला गया। बेसिकली होता ये है कि अगर वो फास्ट जा रहा है, अगर उसका जो स्पीड है दैट इज़ क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, अभी नहीं है, अभी जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो स्पीड पे नहीं जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर उनका स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो लाइट के कंपेरेटिव है, तो उसके लिए टाइम का जो पेस है वो स्लो हो जाएगा, और हमारे लिए उतना ही, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है। तो होगा ये कि जब वो कुछ महीने लगा के अर्थ पे आएगा तो हो सकता है अर्थ पे कुछ ईयर्स बीत चुके हो। तो उस तरीके से द अर्थ ही विल कम बैक टू विल बी द फ्यूचर अर्थ, विल नॉट बी द प्रेजेंट अर्थ। तो उस तरीके से भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। सर और इसी कंसेप्ट पे कहते हैं कि फ्यूचर का तो चलो ये ऐसे हो गया टाइम ट्रेवल, पर पास्ट में करना पॉसिबल नहीं है अभी। पास में करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको लाइट की स्पीड से फास्ट जाना पड़ेगा। तो अभी कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि हम लाइट की स्पीड को ओवरकम करें, मतलब उससे फास्ट जा सके। अगर हम लाइट की स्पीड से फास्ट जा सके तो ऐसी थियरीज है कि देन टाइम विल मूव बैकवर्ड्स फॉर अस, तो उस केस में हम पास में भी जा सकते हैं। तो इट्स ऑल अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। सर ट्रैवलर्स कैसे सस्टेन करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स, कैसे फुलफिल होती हैं स्पेस?
हाँ, तो देखिए स्पेस में फूड अरेंज करने के कई टेक्निक्स हैं। तो अगर कोई स्पेसशिप है जो स्पेस में है, तो वो प्री पैकेज्ड फूड यूज़ करते हैं, जिसमें कि ऐसा फूड यूज़ होता है जो कॉम्पैक्ट हो, लाइट वेट हो और इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, सो दैट इट कैन लास्ट फॉर मैनी डेज़। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखें, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम तक रिक्वायरमेंट है फूड का, तो वहाँ रीसप्लाई मिशंस किए जाते हैं, जिसमें कि अर्थ से जो भी नेसेसरी फूड सप्लाईज़ हैं, वो वहाँ पे पहुँचाई जाती हैं और रेंडेवू और डॉकिंग करके आईएसएस के साथ जॉइन करके उस स्पेसक्राफ्ट को वहाँ से उनको वो सप्लाईज़ दी जाती हैं। तो ये 2 मेन मेथड्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसशिप्स में जो बड़ी होंगी साइज़ में, उसमें स्पेसशिप के ऊपर ही कुछ वेजिटेशन, कुछ प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं यूजिंग हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स, तो वो भी एक है। तो ये सब वेज़ हैं जिनसे कि फूड प्रोवाइड किया जाता है। स्पेस में ही हम वेजिटेशन करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा है कई जगह पे कि हम लोग वहीं पे ही कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिक वे में, मिनरल्स वगैरह डाल के उस वाटर में, तो वो भी एक टेक्निक है। जो मेजर खाना है हमारे एस्ट्रोनॉट्स का, वो कहाँ से आता है? वो वहाँ पर उगाने से वो इस पे डिपेंड करता है कि मिशन लाइफ कितना लंबा है। अगर मिशन लाइफ कम है तो आप सिर्फ प्री पैकेज फूड से कर सकते हैं, और आप रीसप्लाई, अगर मिशन लाइफ लंबा है तो या तो आप रीसप्लाई मिशंस करेंगे, जिसमें कि आप जो सप्लाईज है दोबारा से उनके पास भेजेंगे, जैसे आईएसएस के केस में होता है, और या फिर आप ऑन बोर्ड भी अगर आप यू कैन ग्रो सम प्लांट्स, तो दैट इज ऑल्सो वन वे। ऐसा कुछ नहीं होता सर क्या? जैसे एस्ट्रोनॉट्स का सबसे ज्यादा पीरियड क्या रहता है? स्पेस में कितनी देर तक रहते हैं? सबसे कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बता सकते हो? लाइक देखिए जहाँ पर वो स्पेस में ही रहते हैं इतनी देर। देखिए जो आईएसएस है उसमें क्या है कि आईएसएस इज ऑलवेज रोटेटिंग अबाउट अर्थ, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वो हमेशा अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स है काफ़ी ईयर्स भी स्पेंड करते हैं, आफ्टर विच दे कम बैक एंड देन समबडी एल्स गोस। तो एस्ट्रोनॉट स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन स्पेस इन केस ऑफ आईएसएस, तो वो एक एग्जांपल है। ओके, तो वो सालों साल स्पेस में ही रहते हैं, तो वहीं पर उनका पैकेज फूड ही जाता है उनके पास। यस। तो सर उनको तो ये लाइक काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी? लाइक उनको फूड कैसा मिलता है जो नॉर्मली हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलता है, वैसा कुछ मिल जाता है उनको? नहीं, उनको ऐसा दाल मखनी शाही पनीर नहीं मिलेगा, बटर चिकन नहीं मिलेगा, ठीक है। उनका जो फूड रहेगा वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव रहेगा, कि उसमें हाई और न्यूट्रिएंट होना चाहिए सो फॉर देयर बॉडीज़, और उनके बॉडी के केमिकल्स को मेंटेन रखने के लिए दैट फूड इज़ डिज़ाइंड। इट हैज़ टू बी लाइट वेट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मास कैरी नहीं कर सकते हैं स्पेसक्राफ्ट में, और कॉम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है वो, और उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो जल्दी से ख़राब हो जाए, इट कैन लास्ट लॉन्गर। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस के कारण फूड पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि कौन सा ऐसा फूड है जो वो लेके जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट्स नॉट अ वेरी वाइड वेराइटी, बट यू विल सस्टेन लाइफ। एक और इंटरेस्टिंग बात जाननी चाहते हैं, जैसे स्पेसक्राफ्ट जब डिजाइन होता है उसमें कोई स्पेशल आप इंस्ट्रूमेंट या कोई इक्विपमेंट होता है जो एलियन लाइफ को या किसी और प्लेनेट पे लाइफ को डिटेक्ट करे? अगर होता तो क्या होता हो? हाँ, तो कई ऐसे स्पेस मिशंस हैं जिसमें कि जो पेलोड होता है, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट उसको पेलोड भी बोलते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिससे हम लाइफ के सिग्नेचर्स ढूंढ पाएँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैमरास रहते हैं जिनसे कि हम सरफेस की इमेजेस खींच के और उसमें से लाइफ के साइंस देख सकें। उसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं जो कि एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, मीथेन है, वो चीज़ें डिटेक्ट करता है, जिससे भी लाइफ का पता चलता है। उसके अलावा हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि हम एक प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहाँ पे मिनरल्स क्या हैं, उन चीज़ों का भी स्टडी होता है। तो ये सब मेथड्स हैं जो इनडायरेक्ट वेज हैं जिनसे कि हमें हिंट मिल सकता है कि क्या इस प्लैनेट पे लाइफ है। और जैसे मैंने बताया चंद्रयान 3 में भी जो शेप पेलोड था वो भी बेसिकली यही काम था उसका, कि वो मून से अर्थ को देख के अर्थ पे सिग्नेचर्स ऑफ लाइफ ढूंढ रहा है, जिससे कि जो वो डेटा मिलेगा तो वो यूज़ होगा जब हम किसी एक्सो प्लैनेट पे देखेंगे, तो विल मैच दैट डेटा विद द अर्थ्स डेटा टू फाइंड लाइफ सिग्नेचर्स। तो ऑल दी इक्विपमेंट्स आर देयर। सर कॉस्मोलॉजी काफी टर्म ना एक्साइटिंग टर्म है, एंड आपने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दीजिए इस टर्म का। हाँ, तो कॉस्मोलॉजी बेसिकली क्या होता है, वो यूनिवर्स का पूरा हिस्ट्री है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, कैसे वो इवॉल्व कर रहा है और उसका फाइनल फेट क्या होगा। तो यूनिवर्स के स्टार्ट होने के पीछे, ओरिजिन के पीछे कई थियरीज हैं।
उन थियरीज़ को कॉस्मोलॉज जो हैं वो स्टडी करते हैं। उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, यूनिवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे विद टाइम चेंज हो रही हैं और फाइनली उसका एंड कैसे हो सकता है। तो ये जो पूरी स्टडी है इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। और जो लोग ये करते हैं वो लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज़ करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस यूज़ करते हैं, वो मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं, वो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और इन सबको यूज़ करके वो इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। सर जो बिग बैंग थ्योरी है, इस क्या थी सर ये? क्या हुई कब थी? एंड बेसिकली है हुआ क्या था तब? तो बिग बैंग थ्योरी में क्या था कि जो ऐसा माना जाता है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक बहुत ही स्मॉल एरिया में एक बहुत ही डेंस और हॉट फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और उसके बाद कुछ तो ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि एक एक्सपेंशन हुआ जिसमें कि यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड किया और कूल डाउन हो गया और उसके कूल डाउन से ही धीरे धीरे पहले इनिशियल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो बने, उनसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, फिर एटम्स बने और उन एटम्स जैसे वो कूल डाउन हुए तो वो मिल के जितना भी मैटर है वो बना और उससे फिर हमारा पूरा यूनिवर्स बना और अभी भी वो एक्सपैंड कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन स्टिल एक्सपैंडिंग। तो ये कई चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है, ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स क्यों एक्सपैंड कर रहा है और अलग अलग टेम्परेचर्स और अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हम यूनिवर्स में देखते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। एक कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन होती है जो कि तब की रेडिएशन है जब बिग बैंग हुआ था, वो अभी भी ट्रैवल कर रही है, वो हम डिटेक्ट करते हैं तो वो भी उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है बिग बैंग। तो बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो जो डेंस फॉर्म था उससे पहले क्या था, ठीक है, या फिर वो एक्सप्लोजन क्यों हुआ। तो वो चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं करता है बट इट इज स्टिल एबल टू आंसर सम ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो इसलिए इट्स अ वेरी फेवरेट थियरी ऑफ मैनी ऑफ द कॉस्मोलॉजिस्ट्स। तो सर थोड़ा सा हम टॉपिक को शिफ्ट करते हैं अब। मान लो कोई एस्पिरेंट है जो आपके जैसा बनना चाहता है, इसरो में जाना चाहता है, साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट प्रोबेबली, तो 10th के बाद क्या जर्नी रहता है? हाँ, तो देखिए इसरो में जाने के 4 मेन मेथड्स हैं। तो मान लीजिए आप 10th में हैं, तो उसके बाद आप 11th-12th में नॉन मेडिकल ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं और उसके बाद आप जेईई का एग्ज़ाम दीजिए, मेंस दीजिए, एडवांस दीजिए और एडवांस में अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो एक आईएएसटी नाम से कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब वहाँ पे एडमिशन लीजिए बीटेक में और वहाँ से बीटेक करने के बाद अगर आपका सीजीपीए हाई इनफ है, 7.5 से ऊपर है, तो दे विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब यू इन इसरो। एक तो ये मेथड है। दूसरा, इसरो कुछ कॉलेजेस में जाके कैंपस रिक्रूटमेंट भी करता है, कुछ आईआईटीज़ में जाके। उसके अलावा अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो इसरो का एग्ज़ाम होता है आईसीआरबी के नाम से। इट्स अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, तो आप उसका रिटर्न दी क्वालिफाई करिए, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करिए और उसके बाद यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट देयर। और जो चौथा मेथड है वो है एमएससी और एमटेक वालों के लिए। तो उनके लिए जिस भी इसरो सेंटर में वैकेंसी रहता है वो अलग से एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एमएससी एंड एमटेक और वो अपना रिटर्न एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसके थ्रू दे विल रिक्रूट। तो दीज आर द वेरियस चैनल जिससे कि कोई इसरो साइंटिस्ट बन सकता है। 4 चैनल हैं बेसिकली। 4 चैनल्स है बेसिकली। तो सर आजकल ना पता नहीं क्या फैशन है, क्या समथिंग आई डोंट नो, आप बताइए मुझे, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। लाइक आईआईटियंस हैं जो वो जाना नहीं चाहते इसरो में, पता नहीं पे स्केल की वजह से या किसकी वजह से। आप प्लीज वो ना एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जैसे भी जो आईआईटियंस हैं, ठीक है, कोर फील्ड के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईआईटियंस हैं नहीं, मेरे बहुत सारे कोलीग आईआईटियंस हैं, मैं खुद आईआईटियन हूँ। तो होता ये है कि वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। कुछ लोगों को वर्क सेटिस्फेक्शन और पेट्रियाटिज़्म ज़्यादा पसंद होता है, तो वो उसके लिए इसरो में रुक जाते हैं, इंडिया में रुक जाते हैं और इंडिया में ही कुछ बड़ा करने का, इंडिया के लिए कुछ करने का सोचते हैं। बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग फ़ॉरेन में जाएँ, हम लोग या तो नासा में काम करें या गूगल में काम करें, मतलब वो हाई पे स्केल की तरफ जाते हैं, है ना? तो इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट ऐसा बहुत हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो भी हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, उनको ऐसे इंसेंटिव्स दें कि वो अपने कंट्री में रुकें, उनको हम एनकरेज करें, ठीक है? डिफरेंट मोड से कर सकते हैं, पे स्केल से भी और इवन हम उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। वो एक फीलिंग हमें डेवलप करना है। कई कंट्रीज़ में ऐसा फीलिंग है कि लोग कंट्री नहीं छोड़ते हैं, दे आर वेरी अटैच्ड टू देयर कंट्री। तो हमें एक ऐसा फीलिंग क्रिएट करना है जिससे कि वो लोग इंडिया में रुके और अपना जो इंटेलेक्ट है वो इंडिया को डेवलप करने में यूज़ करें। इन कोई भी सर ऐसी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो लाइक इन स्पेस प्रोग्राम्स की तरफ या ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऐसा हो रहा है जो इसमें यंग प्रोफेशनल्स आना चाहते हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे?
हाँ, तो अगर आप देखें कि जो डिफरेंट स्पेस एजेंसीज़ हैं, वो बहुत सारी नई चीज़ें अब कर रही है, ठीक है? अभी हम मून के और मार्स के ऊपर जाके कॉलोनीज़ बसाने का सोच रहे हैं, स्पेस टूरिज़्म का सोच रहे हैं। तो इन सब को करने के लिए हमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत है, जो कि बेटर स्पेसक्राफ्ट्स बनाएँ, ठीक है? बेटर इक्विपमेंट बनाएँ, बेटर रॉकेट्स बनाएँ और उसके अलावा हम लोग अब मशीन लर्निंग और एआई का भी यूज़ करेंगे स्पेस में। तो उनसे क्या है, हम ज़्यादा जो स्पेस का डेटा है, वास्ट डेटा है, उसको स्टडी कर पाएँगे और उसका यूज़ करके मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू हम बेटर मॉडल्स बना पाएँगे। तो वो भी एक चीज़ है। तो धीरे-धीरे ये क फ़ील्ड जो है बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे-जैसे हम अर्थ से मूव करके दूसरे प्लैनेट्स पे रहने का और उनको एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज़ में वर्क करना चाहते हैं, जो जिनका पैशन है इस चीज़ में वर्क करना, एंड दे विल डू इट। तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। सर आपका पर्सनली स्पेस साइंस देखें, हम कोई भी सब टॉपिक देखें, आप पर्सनली आपको क्या सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है? मुझे पर्सनली बहुत चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं। आइंस्टाइन की थियरीज़ मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती हैं। आप देखिए, जब आइंस्टाइन की थियरीज़ आई थी, जनरल रिलेटिविटी की जब थियरी आई थी, उस वक़्त कोई भी ऐसा थियरी नहीं थी जिसके बेसिस पे उसने ये थियरी दी। मतलब उसने इसको फ्रॉम स्क्रैच दिया और उस वक़्त उसको टेस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं था। बाद में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने उसको टेस्ट किया, जब उन्होंने देखा कि स्टार का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है नियर अ ब्लैक होल। तो ये चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई और ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत पहले पोस्टुलेट कर दी गई थी, लेकिन वो अब जाके हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जैसे कोई भी जो साइंटिस्ट है, ही गिव्स अ थियरी एंड आफ्टर मैनी इयर्स इट गेट्स प्रूवन। तो दे आर सो विजनरी दैट दे कैन सी द फ्यूचर। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरा फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट है कि इट्स लाइक यू आर प्रेडिक्टिंग थिंग्स, यू आर सीइंग द फ्यूचर। ऐसा बहुत बार हुआ है कि पार्टिकल, जब फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे गए, तो लोगों ने बताया कि इस फॉर्मेट को देख के मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी और फ्यूचर में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, तो उसने उस पार्टिकल को कुछ नाम भी दे दिया और बाद में कई सालों बाद वो पार्टिकल डिस्कवर हुआ। तो आप देख रहे हैं, यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो ये एक चीज़ है जो कि साइंस और फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट देती है। तो सर चंद्रयान 3 के बाद खासकर, पहले भी था, बच्चे कहते थे कि छोटे होते हमने एस्ट्रोनॉट बनना है, उस फील्ड में जाना है। चंद्रयान 3 के बाद तो खासकर और इस सब की हाइप बढ़ गई। तो सर ये कैसे है, मतलब छोटे होते बच्चे कहते रहते हैं एस्ट्रोनॉट बनता है, जैसे जैसे टाइम जाता है इंटरेस्ट फेड आउट होता जाता है और वो सब सपने या बातें ही रह जाती हैं। उस पे क्या कमेंट है सर आपका? देखिए, चंद्रयान 3 के बाद ऐसा बहुत हुआ है कि जो यंग जनरेशन है और जो बच्चे हैं, वो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, इसरो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। आज उनको साइंटिस्ट बनना है, कल डॉक्टर बनना है, परसों मूवी स्टार बनना है। तो उनका बेसिकली क्या है, जो मूवी उन्होंने देख लिया उनको वो बनना है, ठीक है? जो इवेंट हो गया उनको वो बनना है। अभी बार्क में कुछ हो जाए तो वो बोलेंगे कि अब हम एटॉमिक साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इस फील्ड में वही लोग टिकते हैं जिनका एक्चुअली इस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आप मेरा भी जर्नी देखें तो मेरे जर्नी काफ़ी, मतलब मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर करके और काफ़ी हार्डवर्क के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो उस तरीके से जो भी इसरो में साइंटिस्ट बन रहा है या स्पेस सेक्टर में वर्क कर रहा है, उसके लिए एक चैलेंजिंग पाथ है टू रीच देयर। और वो वही लोग करेंगे जिनका एक्चुअली इंटरेस्ट है, जो कि उसका पूरा स्टडी करेंगे थ्रू आउट। तो एक यहाँ से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि सिर्फ मुझे देख के आप ये मत सोचिए कि हमें भी इसरो साइंटिस्ट बनना है। आप ये देखिए आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकता है आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, एक्टर हो, बॉक्सर हो, मूवी स्टार हो, पॉलिटिशियन हो। तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को फॉलो करें, उस चीज़ को पैशनेटली फॉलो करें। और आजकल तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल गए हैं, ठीक है? आज से कुछ साल पहले ऐसे पॉडकास्ट नहीं होते थे, अभी देखिए पॉडकास्ट हो रहे हैं, ठीक है? और लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, यूट्यूबर्स बन रहे हैं। तो अभी बहुत सारा वाइड स्कोप खुल गया है। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू करिए, और उसको अगर आप अच्छे से परस्यू करेंगे, एक्सीलेंस से परस्यू करेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा उस फील्ड में। तो यही मेरा मैसेज है टू द ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। हमें पता है बहुत लोग आपको पकड़ के इधर खींचते रहते हैं, यहाँ हो यहाँ हो, आप हमारे पास आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।